केमोथेरेपेटिक्स। देखो सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 यानी सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसमें केमोथेरेपेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग देखेंगे मैक्रोलाइट्स के बारे में। देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मैक्रोलाइट्स के बारे में सुना होगा। जब हमने टॉपिक आपको एंटीबायोटिक पढ़ाया था तो एंटीबायोटिक के अंडर में ये सब एंटीबायोटिक ही हैं, है ना। चाहे आप पेनिसिलिन की बात करो, चाहे सेफेलोस्पोरिन की बात करो, चाहे अमीनोग्लाइकोसाइड की बात करो, फ्लोरोक्विनोलोन की बात करो, मैक्रोलाइड की बात करो, टेट्रासाइक्लिन की बात करो, है ना, सल्फोनामाइड की बात करो, ये सब क्या एंटीबायोटिक का ही पार्ट है। तो मैक्रोलाइड भी एक तरह का क्या एंटीबायोटिक है, बट इसका स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर की वजह से इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी अलग है, मीन्स बॉडी पे अलग तरीके से काम करती है। स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाए तो एक अलग कैटेगरी है, तो इसलिए इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैक्रोलाइट्स के बारे में बात करें तो मैक्रोलाइट क्या है, ग्रुप है। पहले हम थोड़ा सा मैक्रोलाइट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चरली। कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं समझाऊंगा नहीं, दिखा दूंगा आपको, इसलिए क्योंकि मैं बताऊंगा तो बनाने लग जाओगे एग्जाम में, और बनाने लग जाओगे तो बना नहीं पाओगे। तो वही अपने वो कर रहा है। और वैसे भी ये केमिस्ट्री नहीं फार्माकोलॉजी है। जितनी चीज़ें ज़रूरत हैं तुम्हारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे बचेगा नहीं, सारा पॉइंट मैं कवर कर दूंगा। उसके बाहर का तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैक्रोलाइट्स आर द ग्रुप क्लोजली रिलेटेड कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग। मैक्रो मतलब बड़ी, साइक्लिक मतलब साइकिल में, है ना, एक साइक्लिक रिंग है लेकिन बड़ी रिंग है। किसकी है, लैक्टोन की, जिसके अंदर लगभग 14 से 16 आइटम की रिंग होती है। तो कह सकते हो मैक्रोसाइक्लिक। सोच के देखो, बड़ी साइकिल है, 14 से 16 आइटम हो गए, इसका मतलब काफी बड़ी साइकिल है ना। तो इसीलिए इसको हम मैक्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, ठीक। तो और काहे की रिंग है, लैक्टोन की है, मीन्स उसमें लैक्टोन होगा। प्रोटोटाइप ड्रग की बात करें तो प्रोटोटाइप ड्रग है इसकी इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन के बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो बाकी रिमेनिंग जितने बाकी के मैक्रोलाइट्स हैं उनके बारे में हमें आइडिया लग सकता है। ओके, विच कंसिस्ट ऑफ, इरिथ्रोमाइसिन की बात करें तो 2 सुगर मॉइटी अटैच्ड होती हैं टू द 14 एटम लैक्टोन रिंग पे। 14 एटम की लैक्टोन रिंग है ना। देखो हमने बताया ना, 2 मैक्रो साइक्लिक हो सकता है, 14 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। जहां तक हम इरिथ्रोमाइसिन की बात करते हैं, इरिथ्रोमाइसिन में जो रिंग होगी वो कितने, 14 एटम की होगी। 14 एटम की रिंग के साथ 2 सुगर की मॉइटी अटैच्ड हैं। क्या है, 2 सुगर मॉइटीज अटैच्ड हैं किसमें, जो लैक्टोन रिंग, जो बड़ी सी रिंग है उसमें 14 आइटम है। देखेंगे अभी हम। इरिथ्रोमाइसिन इज प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस इरेथ्रियस, है ना। स्ट्रेप्टोमाइसिस इरेथ्रियस से क्या है, इसको आइसोलेट किया जाता है। कब किया गया, 1952 में, ठीक। प्रोटोटाइप ड्रग है जो कि जिसको हम आइसोलेट करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस इरेथ्रियस से। कब किया, 1952 में। सिंस देन इट हैज द वाइडली एम्प्लॉयड मेनली अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन। बहुत सारे, देखो पेनिसिलिन का एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पेशेंट पेनिसिलिन से बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से जल्दी सेंसिटिव हो जाता है, तो फिर अब क्या करें, डोज बढ़ाओगे, है ना। डोज बढ़ाओगे, कुछ दिन बाद फिर सेंसिटिव हो जाएगा। नई नई ड्रग क्यों बनती हैं, या तो ड्रग का इफिकेसी अच्छी होती है, थेरेपेटिक इफेक्ट अच्छा होता है, थेरेपेटिक इंडेक्स अच्छा होता है, या फिर कोई ड्रग बेटर परफॉर्म करती है अगर कोई पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया। जैसे पेनिसिलिन से अगर कोई पेशेंट रेजिस्टेंट हो गया है, अब उसको एंटीबायोटिक देने की जरूरत है केमोथेरेपी में। भाई केमोथेरेपी क्या है, केमोथेरेपी कोई एक ड्रग थोड़ी है कि एक ड्रग दे दिया, इंजेक्ट कर दिया। ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, जिसमें जितना भी ग्रुप दिया हुआ हम केमोथेरेपी में पढ़ रहे हैं, ये सारी तरह की डोजेज रेजिमेन बनाई जाती हैं। भाई केमोथेरेपी एक तरह का कैंसर या ट्यूमर में दी जाने वाली दवाएं हैं, और कैंसर भी अकेली एक डिजीज थोड़ी, वो भी तो ग्रुप ऑफ डिजीज लेके आती है। ओके, तो खतरनाक है। तो जो पेशेंट पेनिसिलिन से सेंसिटिव हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, या कह सकते हो कि जिनको पेनिसिलिन नहीं दे सकते, अल्टरनेट वे में हम क्या कर सकते हैं, उनको मैक्रोलाइट से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वाटर सॉल्युबिलिटी एरिथ्रोमाइसिन इज लिमिटेड, बहुत कम होती है। सॉल्यूशन रिमेन्स स्टेबल ओनली केप्ट इन कोल्ड। इसका जो सॉल्यूशन है ठंडे में रखो,
ठंडे में रखो तो क्या स्टेबल रहता है, गर्म में रखोगे तो इसकी स्टेबिलिटी लूज हो जाती है। लेकिन वाटर में सॉल्युबिलिटी अगर बात करें तो इरिथ्रोमाइसिन की बहुत कम होती है, राइट। तो याद रहे मैक्रोलाइड कहीं कुछ हुआ नहीं है, ये भी एक टाइप का क्या है, एक टाइप का एंटीबायोटिक। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स, है ना, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब देखो जहां पे थ्रोमाइसिन, हमने बताया ना, थ्रोमाइसिन आ जाए, कहीं पर भी थ्रोमाइसिन आ जाए तो समझ जाना वो मैक्रोलाइड है। याद रखने का सबसे आसान तरीका, इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्जिथ्रोमाइसिन और टेलिथ्रोमाइसिन। एक बीच में स्पाइरामाइसिन है, एक्सेप्शन है, जिसमें थ्रोमाइसिन नहीं है लेकिन माइसिन इसमें भी है। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी ड्रग के पीछे अगर थ्रोमाइसिन लग जाए, याद रखने और आइडेंटिफाई करने के लिए, तो समझ जाना वो ड्रग काहे की है, मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक है। चाहे वो इरिथ्रोमाइसिन की बात हो, चाहे क्लेरिथ्रोमाइसिन की बात हो, चाहे रॉक्जिथ्रोमाइसिन की बात हो, चाहे एजिथ्रोमाइसिन की बात हो, चाहे टेलिथ्रोमाइसिन की बात हो। क्लियर? तो कहीं भी एटलीस्ट एमसीक्यू में देखोगे आप तो पहचान तो लोगे। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं कुछ इंडिकेशन की, कॉमन इंडिकेशन की। इट इज यूज्ड फॉलोइंग केस द पेशेंट एलर्जिक टू पेनिसिलिन। कब दे सकते हो, अगर ये देखा जाए किसी पेशेंट को हम पेनिसिलिन दे रहे हैं तो वो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो कर रहा है। भाई इंडिकेशन का मतलब सिंपली यही है कि क्या इंडिकेट ऐसा हुआ, कौन सा ऐसा सिम्टम हुआ कि वहां पे हम मैक्रोलाइड दे सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, किसी को आपने पेनिसिलिन दिया तो सामने वाला पेशेंट क्या है, पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिव है। अगर वो हाइपर सेंसिटिव है तो इस केस में हम पेनिसिलिन नहीं दे सकते, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करेगा। वहां पे क्या करना, हमें मैक्रोलाइड देना है। दूसरा, ओरोडेंटल इन्फेक्शन। ओरोडेंटल मींस ओरल कैविटी का इन्फेक्शन, डेंटल मतलब डेंटल में इन्फेक्शन। भाई ओरो मींस ओरल कैविटी, डेंटल मतलब डेंटल। अब दांतों में कैविटीज हो जाती हैं लाइक दिस। देखो ध्यान से, यहाँ पे फिगर में दांतों में कैविटी है। देखो दांत है ना, दांत के अंदर अक्सर मींस जो भी अगर स्टूडेंट हो तो क्लास में भी अगर टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च जला के देखो तो कम से कम नहीं 60 बच्चे हैं, 66 बच्चे आपकी क्लास में, तो देखो जाके 6, 7, 8, 10 बच्चों को दांतों में कैविटी पक्का मिलेगी। क्योंकि आजकल का जो खान पान है, आजकल का जो रूटीन है, इवन जो वाटर का कहीं फ्लोरिनेटेड वाटर मिल रहा है, कहीं क्लोरिनेटेड वाटर, मींस बैलेंस नहीं है। एक तो जब से ये आरओ सिस्टम लग गया है तब से ये प्रॉब्लम दांतों की मींस वर्ल्ड वाइड हो गई है। पहले या टूथपेस्ट जब से पहले भी कभी सुना था आप, अगर किसी के यहाँ बाबा दादी वगैरह हैं, है ना, काफ़ी बूढ़े हैं, तो देखो उनके दांत आपसे ज़्यादा मजबूत आज भी होंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रश में उन्होंने दातून की है, कहीं नीम की दातून की है, कहीं बबूल की दातून की है, राइट। तो अच्छी खासी दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। अब क्या किए, पेस्ट लगाया, घिस दिया, मतलब दांतों की तो एक्सरसाइज है ही नहीं, दांतों को तो और ब्लॉक कर देते, रोक लो ऐसे और घिसते रहो, राइट। खैर, तो ओरोडेंटल मींस क्या है, प्रिवेंट द क्योर ऑफ ओरोडेंटल इन्फेक्शन। ठीक, कहीं भी दांत में अगर लेजन्स हो गए हैं, कैविटी हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए भी मैक्रोलाइड्स ड्रग्स दी जाती हैं। एटिपिकल निमोनिया, एक तो देखो निमोनिया सुना होगा, एटिपिकल देखो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका अफेक्ट नॉर्मली ये निमोनिया जो टिपिकल बैक्टीरिया है या टिपिकल निमोनिया है उससे ये माइल्डर होता है, मीन्स उसके बराबर पोटेंट नहीं होता, उसके बराबर सीवियर नहीं होता। दूसरा, इसको डिटेक्ट करने के लिए जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है, उस तरीके से ये डिटेक्ट नहीं होता। टिपिकल निमोनिया की तरह इसका डिटेक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको हम एटिपिकल बोलते हैं। तो एटिपिकल इफ दे आर हार्ड टू डिटेक्ट थ्रू द स्टैंडर्ड बैक्टीरियल मेथड, स्टैंडर्ड बैक्टीरियल मेथड से जो निमोनिया, टिपिकल निमोनिया डिटेक्ट होता है, ये उससे नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको एटिपिकल निमोनिया बोलते हैं। दूसरी खासियत ये कि ये उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, पोटेंट नहीं होता है, माइल्डर होता है। ओके, दिस कंडीशन कॉज्ड बाई, देखो किससे, माइकोप्लाज्मा है, क्लैमाइडिया है, लेजियोनेला है, इरिथ्रोमाइसिन इज यूज्ड द डोज। तो ये जो बैक्टीरिया हैं इनके अगेंस्ट में इरिथ्रोमाइसिन 500 mg को एवरी 6 आवर्स पे, एवरी 6 आवर्स पे या तो ओरल रूट से दिया जाता है या आईवी रूट से दिया जाता है फॉर द एटिपिकल निमोनिया कॉज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। तो माइकोप्लाज्मा निमोनियाई की वजह से ये टिपिकल निमोनिया अगर होता है ना, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए हम इरिथ्रोमाइसिन 500 का इस्तेमाल करते हैं।
ओके, तो एटिपिकल निमोनिया देखो एल्वियोलाई का इनलार्जमेंट हो जाता है उसके इन्फेक्शन की वजह से। और इंडिकेशन देखें, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में। एरिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं फॉर द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्लोज टू द कॉन्टेक्ट, मीन्स किसी के कॉन्टेक्ट में आने से अगर किसी को इस तरह का इन्फेक्शन लगा है तो वहां पे एरिथ्रोमाइसिन, क्लरिथ्रो या एजिथ्रोमाइसिन ड्रग देके हुपिंग कफ का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो तो हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन हो एरिथ्रोमाइसिन, उसका माइनर इन्फेक्शन हो तो भी दे सकते हैं, है ना। डिप्थीरिया में भी एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। सिफिलिस, गोनोरिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, उसमें भी एरिथ्रोमाइसिन, मींस कहीं पर भी अगर बैक्टीरियल डिजीज आती हैं तो हमें ध्यान देना है वहां पे क्या है, हमें मैक्रोलाइड्स का। देखो पहला कोशिश करना चाहिए, पेनिसिलिन दे सकते हो एंटीबायोटिक में, है ना। इन केस सामने वाला पेशेंट क्या है, अगर सेंसिटिव है, पेनिसिलिन देने के पहले वैसे भी पेनिसिलिन सेंसिटिव टेस्ट कर लेना चाहिए। कुछ नहीं, खाली आपकी डर्मल में क्या करते हैं, हल्का सा इंजेक्शन लगा के वहां पे सर्कल कर देते, 3 दिन बाद देखते हैं कि वहां पे इन्फेक्शन एलर्जिक रिस्पॉन्स शो हुआ क्या। अगर नहीं शो हुआ इट मीन्स आपको एलर्जी नहीं है, तो आप एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से काम चला सकते हो। नहीं है तो फिर उसके अल्टरनेटिव में आप मैक्रोलाइड का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो अगर कोई पेशेंट मैक्रोलाइड से भी सेंसिटिव है, भाई आपने पेनिसिलिन दिया, पेनिसिलिन से सेंसिटिव, मैक्रोलाइड दिया, मैक्रोलाइड से सेंसिटिव, या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज है। देखो लीवर डिजीज और किडनी डिजीज जब भी होती है तो उस ऐसे पेशेंट को नॉर्मली कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए, जब भी दो, क्योंकि दवाओं का एक्सक्रीशन भाई ओरल रूट से दोगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाएगा किसके पास, लीवर के पास, डिटॉक्सिक हो जाएगा। जितना भी टॉक्सिक होता है वो हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई कर देता है, मीन्स उसके जितने भी बुरे तत्व हैं उनको अपने में ही समाहित कर लेता है ना। तो विष कहने का मतलब ले लेता है अपने अंदर। तो कोई भी लीवर रिलेटेड डिजीज है तो पेशेंट को बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के बात किए कोई दवा नहीं देनी चाहिए। ऐसी मैक्रोलाइड हो या कोई भी XYZ दवा हो, ये बड़ा कॉमन सा है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो। किसी पेशेंट का लीवर डिस्फंक्शन हो, माइस्थेनिया ग्रेविस हो, या कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, या कोई फीमेल लैक्टेटिंग मदर है, मीन्स फीडिंग मदर है, बच्चे को फीड कराती है, तो ऐसे पेशेंट को अगर आप जो है मैक्रोलाइड दे रहे हो तो प्रिकॉशन लेके, फ्रीली नहीं देना है, एक बार डॉक्टर से बात करने के बाद दी, मीन्स सलाह से, ओके। फिर इंडिविजुअल ड्रग की अगर हम बात करें तो प्रोटोटाइप ड्रग उठाते हैं इरिथ्रोमाइसिन की। इरिथ्रोमाइसिन का देखो स्ट्रक्चर भयानक सा है, अब इसको देख के बताओ क्या पॉसिबल है, बना पाओगे? अगर मैं बता भी दूं तो पहली चीज तो देखो, अगर ये केमिस्ट्री होती है ना, अगर केमिस्ट्री होती है तो केमिस्ट्री में आपने देखा है, फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ा है, एक से एक बड़े बड़े स्ट्रक्चर है ना, जो बोर्ड पे इधर से शुरू होते हैं और इधर खत्म होते हैं, एक से बड़े बड़े। मैंने फ्रैक्शन करके छोटा छोटा बड़े सिंपल तरीके से समझा दिया और आपकी समझ में भी आ गया, है ना। तो इसको भी तोड़ मरोड़ के मैं बड़े आसानी से समझा सकता हूं, लेकिन फार्माकोलॉजी में हमें इस स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं, बनाना नहीं, सिर्फ आपको दिखाना था, क्योंकि मैक्रोसाइक्लिक कैसा होता है, बड़ी सी रिंग है ना, कंटेन्स 3 कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इन दिस मॉलिक्यूल। 3 कैरेक्टरिस्टिक इसकी सबसे खास है। खास सबसे क्या, एक तो मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग है जिसमें एक ग्लाइकॉन पार्ट बोले तो 14 मेंबर्ड रिंग, 14 मेंबर्ड रिंग बोले तो ये दिस वन जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये 14 मेंबर्ड रिंग है। एक ग्लाइकॉन मतलब नॉन सुगर, भाई इसमें देखो सुगर पार्ट और नॉन सुगर दोनों पार्ट होते हैं, राइट। ये जो बातें बता रहा हूं ये आपके MCQ के लिए या आंसर इन वन वर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पूछ लेते हैं, इसीलिए, है ना। तो कैसा है, ग्लाइकॉन और एक ग्लाइकॉन पार्ट मतलब नॉन सुगर और ग्लाइकॉन पार्ट मतलब सुगर पार्ट। तो जो मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, लैक्टोन रिंग, ये होती है एक ग्लाइकॉन पार्ट, है ना। मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 14 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग विद 10 एसिमेट्रिक सेंटर, इसमें 10 एसिमेट्रिक सेंटर है। दूसरी बात करें इसमें और क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, दिस वन, ये जो है देखो ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप। तीसरी बात इसमें है अमीनो डेसऑक्सी सुगर मतलब ग्लाइकॉन पार्ट मीन सुगर पार्ट। देखो ध्यान से, एक सुगर पार्ट ये है, एक सुगर पार्ट ये है।
है ना। इन सम मैक्रोलाइड्स न्यूट्रल डेसऑक्सी सुगर ग्लाइकोसिटिकली अटैच्ड विद द ए ग्लाइकन पार्ट। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बोलते हैं। मींस सुगर मॉइटी ए ग्लाइकन पार्ट से या सुगर मॉइटी ए सुगर मॉइटी से, है ना, या कह सकते हो सुगर मॉइटी लैक्टोन से ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड रहती है। किस बॉन्ड से? ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड से। ठीक है, अब ये सुगर देखो, दो सुगर हैं, एक सुगर ये हो गई, एक सुगर ये, तो दो तरह की दो सुगर हैं। एक सुगर का नाम है डेसोसामाइन, देखो क्या है डेसोसामाइन, दूसरी का है एल क्लैडिनोसा, एल क्लैडिनोस। तो दो सुगर है एल क्लैडिनोस और डेसोसामाइन। तो ये कई बार पूछा गया एक आधे एग्जाम में, तो मैं भी बताना जरूरी है कि कहीं अगर पूछ लिया जाए, चूंकि एग्जिट एग्जाम भी आ रहा है, वहां पे भी चीजें डीप में पूछी जाएंगी। फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स ये तीन कोर सब्जेक्ट होते हैं किसी भी एग्जाम के, राइट। तो डीप में पढ़ना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ऐसे केस में। इरिथ्रोमाइसिन की बात करें तो सोर्स क्या है? फंगस है, इरिथ्रोमाइसिस एरिथ्रियस, है ना, ये फंगस है जिससे इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंटीबायोटिक को। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, सेंसिटिव होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जैसे कोकाई इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई या न्यूमोकोकाई से। कुछ स्ट्रेन इसके जो है एच इन्फ्लुएंजा और सी डिप्थीरियाई के अगेंस्ट में भी जो है ये काम करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियासाइडल। बाकी बहुत डिटेल में डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर कहीं पूछ लिया जाए तो ये क्या करता है? इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बैक्टीरियल राइबोसोम। जो बैक्टीरियल राइबोसोम बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, उसमें जो 30S है, 30S यूनिट होती है राइबोसोम की, उसके साथ जाके ये क्या हो जाता है? ये पकड़ लेता है, ज्वाइंट हो जाता है, ताकि उसकी जो भी वैकेंट साइट है वो फुलफिल हो जाए। मैक्रोलाइड वहां पे जाके अटैच हो जाता है, जिससे कि वो आगे का काम नहीं कर पाता। मैसेज मींस प्रोटीन सिंथेसिस का काम, वो प्रोटीन सिंथेसिस का बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या करता है? राइबोसोम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, अगर मैक्रोलाइड ज्यादा ले लिया तो नोजिया, वोमिटिक, इपीगैस्ट्रिक पेन या ओरल एपिगैस्ट्रिक पेन अगर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया। एलर्जिक रिएक्शन में फीवर, अर्टिकेरिया, डर्मेटाइटिस हो सकता है। हेपेटिक डिसफंक्शन हो सकता है अगर ज्यादा लिया, मींस लीवर गड़बड़ हो सकता है। देखो कोई भी दवा अगर आपने ज्यादा ली, सबसे पहला प्रभाव लीवर पे पड़ता है, क्योंकि जैसे कह सकते हो जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड है, कहते हैं जो शिव जी थे, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे जो विष निकला था, वो विष इतना था और इतना खतरनाक था कि पूरा ब्रह्मांड को वो विष दूषित कर सकता था, सबको मार सकता था। मीन्स लिविंग थिंग्स, मानव जीवन या एनिमल जीवन, ये जितना भी आप इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ते हो, ये सब खत्म हो जाता। इतना विष निकला था समुद्र मंथन में। अब सारे देवता भी परेशान, सारे दानव भी परेशान कि भाई इस विष का क्या किया जाए, क्योंकि ये विष तो न देवताओं को जीने देगा, न दानवों को जीने देगा, न इंसान और पंछी, तो जानवर तो अलग की बात हो गए। फिर भगवान शिव ने उसको क्या किया? अपने अंदर ले लिया। याद रहे कि उसको निगला नहीं उन्होंने, निगलते तो कुछ नुकसान उनको भी पहुंचा सकता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपने गले में ही उसको रोक लिया। गले में रोक लेने की वजह से याद करो, भगवान शिव का दूसरा नाम नीलकंठ है। नीलकंठ मतलब, कंठ मतलब गला, नील मतलब नीला, नीला गला हो गया है यहाँ पे। याद पता हो कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो शरीर उसका नीला पड़ जाता है ना, विष की वजह से। तो उन्होंने विष को अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिया, यहीं पे रोक लिया, जिसकी वजह से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। ठीक, तो वो क्या, उस विष को उन्होंने क्या किया? अपने अंदर। अब उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम विषैले पदार्थ, बहुत सारी चीजें हैं जो अनवांटेड है, जो बहुत नुकसान कर सकती है आपके शरीर में, आप खाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? आपके लीवर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। क्योंकि अगर वैसे ही टॉक्सिन्स चले गए बाहर, आपके ब्लड में चले गए, तो फिर क्या होगा? ब्लड आपका इम्प्योर हो जाएगा और ब्लड से सारी सेल्स तक जाएगा और सेल्स में सफोकेशन हो जाएगा, सफोकेशन की वजह से मर जाएंगी सेल्स। इसीलिए लीवर सबसे पहले उसका जहर निकाल के अपने पे ले लेता है। अब यहां पे लीवर में शिव, भगवान शिव जैसी शक्ति नहीं होती कि ऊपर ही रोक ले। लीवर तो भाई अपने ऊपर लेगा, खुद डैमेज हो जाता है। इसीलिए कोई भी दवाओं की अगर ओवरडोज होती है,
कोई भी दवा की अगर ओवरडोज होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान लीवर का होता है, राइट। हेपेटिक डिसफंक्शन लाइक कोलेस्टैटिक हेपेटिस और जॉइंटिस जैसी प्रॉब्लम आ जाती हैं। प्रिपरेशन डोज की बात करें अगर तो एरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट 1 से 2 mg डेली डोज में डिवाइड, 1-2 mg ही खानी है, या सॉरी 1-2 ग्राम खानी है, 1 या 2 ग्राम खानी है, डिपेंड्स ऑन द बॉडी सिचुएशन, आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से। अब एक बार खानी है तो 1 ग्राम ले लो, 2 बार खानी तो 0.5 ग्राम ले लो, है ना। एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सिनेट का इंजेक्शन आता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है या इंट्रावेनसली भी दिया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ केमोथेरेपी, है ना। केमोथेरेपी के साथ एरिथ्रोमाइसिन ग्लूकोहेप्टेनोएट का इंजेक्शन आता है, एरिथ्रोमाइसिन लैक्टोबियोनेट का इंजेक्शन आता है, जो दिए जाते हैं अलग अलग डोजेस से। ठीक, एरिथ्रोमाइसिन के इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशन सेम वही है जो हमने कॉमनली पढ़े हैं, हुपिंग कफ, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, डिप्थीरिया, सिफिलिस, गोनोरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरियाज हैं, इनके अगेंस्ट में कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम वही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े। हाइपर सेंसिटिव कोई पेशेंट है, कोई प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज है तो नहीं दे सकते, लीवर डिस्फंक्शन है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, प्रेग्नेंट लेडी है, लैक्टेटिंग फीमेल है, उस केस में हमें प्रिकॉशनरी उसको देना पड़ेगा, मींस प्रिकॉशन के तहत अगर जरूरत है। दूसरी ड्रग आती है क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये भी एरिथ्रोमाइसिन की तरह ही है। क्लेरिथ्रोमाइसिन इज डेरिवेटिव ऑफ एरिथ्रोमाइसिन, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एडिशन ऑफ मेथाइल ग्रुप शोइंग इट्स एक्शन सिमिलर टू एरिथ्रोमाइसिन, सिर्फ मेथाइल ग्रुप का एडिशन हो गया है, उसी स्ट्रक्चर में एक सब्स्टिट्यूशन हो गया है, बाकी रेस्ट ऑफ जितने फंक्शन हैं वो सब एरिथ्रोमाइसिन की तरह है। बट इसकी जो एसिड स्टेबिलिटी है, ओरल एब्जॉर्प्शन है, इन कंपैरिजन टू एरिथ्रोमाइसिन ज्यादा बेटर है ना, मच बेटर है, इंप्रूव्ड है। एडवांटेज की बात करें हम, जो एरिथ्रोमाइसिन में नहीं है और इसमें है, मींस ये एरिथ्रोमाइसिन से कहीं बेहतर ड्रग है। किन मायने में? लेसर डोजियर फ्रीक्वेंसी, बार बार नहीं देना है इसको, ओके। लोअर इंसिडेंस ऑफ जीआईटी इंटॉलरेंस, है ना, तो जीआईटी इंटॉलरेंस के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि एरिथ्रोमाइसिन में ज्यादा होते हैं। डोज की बात करें हम क्लेरिथ्रोमाइसिन के तो 500 mg क्लेरिथ्रोमाइसिन डोज प्रोड्यूस द सीरम कॉन्सेंट्रेशन 2-3 माइक्रोग्राम पर ml। उसकी हम 1 से 2 ग्राम देते थे तब जाके कहीं इतनी डोज अचीव होती थी, इसका हमें 500 mg में ही, मींस ठीक हाफ में, है ना। डोजेस 250 से 500 mg ट्वाइस डेली, 1000 माइक्रोग्राम कह सकते हो, दे सकते हैं एक्सटेंडेड टू रिलीज फॉर्मुलेशन वंस अ डेली, है ना, मैक्सिमम 1000। नेक्स्ट ड्रग हम एजिथ्रोमाइसिन की बात करें, ये भी ऐसी ही है, बस फर्क क्या है कि 15 नंबर एटम में मेथाइलेटेड नाइट्रोजन को ऐड कर दिया गया है एरिथ्रोमाइसिन में। जब भी स्ट्रक्चर देखोगे, देखो क्लेरिथ्रोमाइसिन देखो तो क्लेरिथ्रोमाइसिन में एक मेथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एजिथ्रोमाइसिन को देखोगे तो 15 नंबर वाले एटम पे मेथाइलेटेड नाइट्रोजन ऐड हो गया है। इतना ही फर्क है लेप्टोन रिंग में, बाकी कहीं कोई फर्क नहीं। बाकी जो मोड ऑफ एक्शन है वो वैसे ही है जैसे हमने एरिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन के देखे। इस तरह से मैक्रोलाइड आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, अब डेली आपको इसके वीडियो तब तक प्रोवाइड होते रहेंगे जब तक कि ये पूरा केमोथेरेपी खत्म नहीं हो जाता। अगले आई होप कि 3-4 दिन के अंदर मैं कंप्लीट इस केमोथेरेपी को खत्म कर दूंगा। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय।